कि जो भी अलग अलग तरह के सिक्रेशंस है उसमें कंपल्सरी लगता है तेल। हमारी बॉडी बनती है प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे समझिए कि कैश है। जब भी हमको लगा तो हमने पैसे खर्च किए, वैसे ही जब भी हमको जरूरत पड़ी वैसे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया। तो ये सभी चीजें ये इस इकोसिस्टम के अंदर, पर्यावरण के अंदर माँ सभी जीवों को उपलब्ध करके देती है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, तो जीवन इस शरीर को बनाने के लिए कुछ जीवन सत्व लगते हैं, कुछ मूल द्रव्य लगते हैं, वो भी ये धरती माँ बार बार हमें उपलब्ध करके देती है। हर चीज की अपनी एक साइकिल है कि जो बार बार अखंड और सदैव हमारे लिए तैयार होती है। सिर्फ जीने के इस सजीव की बात नहीं, लेकिन इन सजीवों को रहने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो फिजिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी धरती माँ तैयार करके देती है। समुद्र के जीव है या फ्रेश वाटर के जीव है, पहाड़ों पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हवा में रहते हैं, हर चीज के लिए इस माँ ने व्यवस्था करके रखी है। और वैसी ही व्यवस्था अभी इस करोड़ों जीवों में से एक जीव है मनुष्य। 40 से 60 लाख साल पहले इस मनुष्य के जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो पूर्वज बाकी के जानवरों जैसे ही थे, तो उनकी जरूरत वैसी थी जैसे बाकी के जीवों की, जानवरों की थी। 2 लाख साल पहले उस मनुष्य की उत्क्रांति हुई। हम उस फॉर्म में आए जैसे आज हम लोग हैं। तो 2 लाख साल पहले फिर हमें उन ब्रेन की साइज हमारी बढ़ गई, बुद्धिमान हो गए ये प्राणी। और फिर उससे लेके तब तक जो भी मनुष्य की जरूरत है, यानी 40,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार बस्ती की, और वो बस्ती का कारण था एग्रीकल्चर। उसने एग्रीकल्चर की खोज की, और वैसे वैसे फिर गांव बना, शहर बना, ऐसा सब कुछ हो। तो ये पूरा जो हमारी भी उत्क्रांति है, इस मनुष्य को भी पिछले 2 लाख साल से जो भी जरूरत है, वो भी माँ ने हमेशा साइक्लिकल वे में, अक्षय वे में, सस्टेनेबल वे में हमें करके दी। यहां तक कि पिछले 12,000 से 15,000 साल पहले हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ, हमारे अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या? तो अलग अलग देशों का निर्माण हुआ। चाइनीज की संस्कृति, सिंधु संस्कृति, यूरोप की संस्कृति, ऐसे अलग अलग संस्कृतियों का, देशों का जन्म हुआ। अभी ये 15,000 सालों से भी अगर आप देखोगे तो मनुष्य ने अपने दिमाग से जो भी और अलग अलग जरूरतों का निर्माण किया, जरूरतों, तो उसकी हर जरूरतों का पूरा किया है धरती माँ। हमें वस्त्र चाहिए था, आभूषण चाहिए था, बड़े बड़े महल, बिल्डिंग चाहिए थे, वो सभी किए हमने। इस सभी की व्यवस्था हमारी इस प्रकृति में है। और अगर हम एनर्जी की बात करें, जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एनर्जी की जो जरूरत थी मनुष्य की, वो बाकी के जानवरों जैसी थी। दौड़ने के लिए, बाकी कम काम करने के लिए उसे एनर्जी लगती थी, वो फूड से मिलती थी। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे उसका दिमाग चलता रहा, तो पहले उसने खोज की इस फायर की, आग की। अब इस आग से तो सबसे पहले उसने क्या किया, आग की जरूरत थी उसको रोशनी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा थी खाना पकाने के लिए। यानी पूरे इस दुनिया में मनुष्य एकमेव ऐसा प्राणी था कि जो खाना पका के खाने लगा। और यही चीज मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग करती है। बाकी सभी जीव अगर आप देखोगे तो वो वैसे ही खाते हैं अपने खाने को, और मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो खाना पका के खाता है। तो ऐसी हमारी ऊर्जा की जरूरत शुरू हुई। बाद में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत शुरू हुई। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, तो मनुष्य ने फिर बाकी के जानवरों की ऊर्जा या उनकी जो एनर्जी, उसका उपयोग किया। तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी, या हमारे जहां जहां मनुष्य रहता था वहां वहां जो भी एनिमल्स, ये जानवर उपलब्ध होते थे, उनके साथ उन्होंने से गाड़ी का निर्माण किया। और फिर बाद में हुआ एक आविष्कार, एक रिवॉल्यूशन हुआ। उसका कारण था कि हमें बाफ के ताकत के बारे में पता चला। बाफ के ऊपर चलने वाले इंजन की खोज की हमने, और पता चला कि 100 घोड़े की ताकत उस एक इंजन में हो सकती है, 100 हाथी की ताकत उस एक इंजन में हो सकती है। और इस तरह फिर शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की। दोस्तों, फिर उसके बाद अलग अलग जो हमारे आज के ऊर्जा के जो अलग अलग प्रकार है, अलग अलग उपयोग या एप्लीकेशन है, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स तैयार हुए। जैसे खाना बनाने के लिए ऊर्जा, उसका स्रोत अलग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा, इंडस्ट्री के लिए ऊर्जा, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा, तो अलग अलग उसके डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। और आज हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है कि हमारे इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर सेक्टर कोई है तो वो ऊर्जा का है। आज
हम सभी लोग मनुष्य ऊर्जा के ऊपर इतने सारे डिपेंडेंट है कि हम 1 घंटे भी ऊर्जा के बिना रह नहीं सकते। तो इस तरह से ऊर्जा हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन गई है, इतने डिपेंडेंट है हम आज ऊर्जा के ऊपर। और ये पूरी ऊर्जा आज के तारीख में हमें कौन प्रदान करता है, हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अगर आप देखोगे अभी इस ऊर्जा का मतलब है ईंधन और पावर, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और बाकी के सभी तरह के ईंधन, ये सब कुछ है। इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, सबकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, तो सबसे ज्यादा अभी ईंधन और ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? तो ऑयल, क्रूड ऑयल 33%। उसके बाद है कोयला जो 27% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है गैस, नेचुरल गैस, जो ज्यादा से ज्यादा करके वो बिजली बनाने के लिए काम आता है, 21%। उसके बाद है न्यूक्लियर, जो रिन्यूएबल के नाम पे हम सोलर, विंड, ये सब कुछ करते हैं, वो 11% है, 11% है, और 2% है हाइड्रो। दोस्तों इन ऊर्जा के साथ इन ऊर्जा का जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो अनेक सारे जो अनचाहे ऐसे गैसेस का निर्माण भी करते हैं। और ये गैसेस क्या कर रहे हैं? ये वातावरण में जाके हमारा जो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रक्रिया से ये बढ़ाते हैं उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे अगर आप कमरे में बैठे हो और धुआं कहीं से चालू हुआ, तो धुआं ऑक्सीजन कम करेगा और आपकी सांस फूलने लगेगी, बस वैसे ही कुछ हो रहा है। और इन गैसेस को हम लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। अभी हम सबको पता है कि इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम पूरे अभी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण 72% एनर्जी है। ये जो अलग अलग ऊर्जा का हमने निर्माण किया है, अलग अलग ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, वो 72% है। 28% है हमारे आदतें, जिसकी वजह से ये कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, इस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। सब उसमें सबसे प्रमुख जो अगर कोई विषय है तो वो है एग्रीकल्चर, खेती। बहुत पहले जो जैसे हम लोग खेती करते थे, हजारों सालों तक हमने वैसे खेती, उसको सस्टेनेबल खेती कहते थे। आज जो हम लोग खेती कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, और जिसके वजह से भी ये कार्बन का, ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। फिर आज हम लोग एक जंगल कम कर रहे हैं, वेटलैंड्स कम कर रहे हैं, बाकी की हमारी वेस्ट की, इसकी आदतें, ये पूरे आदतों की वजह से 28% आज हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन गैसेस के लिए। तो जब हमें इस दुनिया को बदलना है, इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है जैसे हम थे, तो हमें ना कि सिर्फ ऊर्जा को बदलना है, हमें इस आदतों को भी बदलना है। और इसीलिए इस एमपीओ का निर्माण हुआ है। हमारा ये जो एमपीओ का संगठन है, ये प्लेटफॉर्म की जहां हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा लाते हैं, वो इसीलिए कि आओ मिलके अपनी आदतें बदलते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में भी सब जो भी ईंधन और ऊर्जा की जरूरत है, तो सबसे ज्यादा उसको पूरा करता है कोयला। 44% कोयला उसको पूरा करता है। उसके बाद पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल, ये 24%, नेचुरल गैस 6%। और सबसे चौंका देने वाली चीज है कि हम बायोमास और वेस्ट से हम लोग 21% हमारी ऊर्जा और ईंधन का जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रतिशत किसका नहीं है बायोमास और वेस्ट का, जो भारत में होता है। हाइड्रो पावर 2% और न्यूक्लियर 1% है। दोस्तों ये पूरे दो चीजें अगर आप देखोगे कि पूरी दुनिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है, भारत किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको पता चलेगा कि हम मनुष्य ने अपना डेवलपमेंट करते 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 आज हम ऐसी स्थिति में कि हम पूरी तरह से इस फोसाइल या जीवाश्म ईंधन के ऊपर ही अभी डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं सब कुछ जो हमारा हो रहा है। और ये रिन्यूएबल्स के नाम पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल, अपारंपरिक ऊर्जा, दोस्तों इस ऊर्जा के ऊपर भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं? तो सूरज की रोशनी लाने के लिए हम लोग ये मेटल्स के या ये जो शीट्स है उसको बना रहे हैं और उसकी ऊर्जा जो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भूल गए हैं कि करोड़ों सालों से जो व्यवस्था धरती माँ ने करके दी है, जो प्रकृति ने करके दी है, वो है पेड़, वो है वनस्पति, वो है हमारी खेती। ये सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया सस्टेनेबल तरीका है इस सूरज की रोशनी को लेने की। ये छोड़ के हम रिन्यूएबल के नाम पे ये करें तो ये रिन्यूएबल हो ही नहीं सकता, अखंड हो ही नहीं सकता।
दूसरी बात कि ये जो ऊर्जा आज हम लोग ले भी रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, अभी उसको स्टोर कैसे करें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमने ऊर्जा तो ली सूरज की, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए फिर इतना खर्चा हो रहा है, इतने बैटरी के इतने बड़े बड़े लागत से इतनी इन्वेस्टमेंट उसमें हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए है। जबकि माँ ने क्या बताया है, जबकि पूरी प्रकृति हमें क्या बताती है कि एक बहुत ही नेचुरल सिंपल तरीका हमारे इस प्रकृति का है। ये वनस्पति जब भी सूरज की रोशनी लेती है तो उसको स्टोर भी करती है ना। अभी उन्होंने स्टोर की हुई करोड़ों साल पहले की एनर्जी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोयला, ये गैस, ये ऑयल, ये सब कुछ जो है वो तब करोड़ों साल पहले जो ऊर्जा हम स्टोर की थी वनस्पतियों ने, उसका हम लोग आज उपयोग कर रहे हैं। तो इतना सिंपल चीज छोड़ के आज हम लोग सब भाग रहे हैं ऐसी चीजों के ऊपर जिसमें इतना सारा पैसा और इतने सारी रिसोर्सेज लग रहे हैं। पूरी दुनिया आज की तारीख में पीछे पड़ रही है इस बैटरी के। बैटरी के लिए जो मेटल्स लगते हैं उसके लिए खदानें अगर आप देखोगे तो इतने दूर तक, इतने अंदर तक आज मनुष्य जा रहा है कि वो उसको ले, बैटरी तैयार करे, उस बैटरी के ऊपर फिर गाड़ियां, बसेस, ये सब चलाए, जबकि पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। दोस्तों, ये जो अलग अलग तरह की ऊर्जा के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है और हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, दोस्तों ये आधुनिक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टोरेज। हमने देखा कि रिन्यूएबल्स पे कैसे बहुत सारा खर्चा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्रूड ऑयल है, इस क्रूड ऑयल का भी स्टोरेज अगर आप देखोगे तो भी उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। आज हमारे सबके घर में आज एलपीजी है। एलपीजी का भी स्टोर करने का कितना कठिन वो प्रोसेस, प्रक्रिया है, और कितनी सारी लागत हमारे रिफाइनरीज में भी होती है। यहाँ ये सब चीजें होती है। यहां तक कि ये इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का उपयोग होता है। रिसोर्सेस का उपयोग के साथ ये जो प्रकृति का संतुलन है, ये भी हम लोग उसमें बहुत सारी डिस्टर्ब करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, ये सभी चीजें हमारे आज की ऊर्जा में बहुत डिफिकल्ट है। रिफाइनरी भी एक इतना बड़ा निवेश, इतनी बड़ी चीज है। अगर बिजनेस के सेक्टर से देखें, आज की तारीख में सबसे ज्यादा निवेश हर साल जिस सेक्टर में होता है वो सेक्टर है ऑयल एंड गैस का। क्यों? उसका ही कारण है ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन, रिफाइनरी, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इसमें निवेश होता है। हर साल 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश इसमें होता है, क्योंकि ये सब चीजें करनी पड़ती है। और इसके बाद भी अब ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ये एक बार आपने चालू करने के बाद स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट है, तो इमीडिएटली उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और जहां वो निर्माण होता है और जहां उसको उपभोक्ता है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसमें कभी कभी इतनी गैप और इतनी सब चीजें होती है कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस होता है। जहां जितनी चालू करते हैं वहां से लेके वो जो जहां उसकी खपत है, जहां उसका उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लॉस हमारे इस बिजली का होता है। और उसमें अगर हमारे देश की अगर फिगर देखोगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये ट्रांसमिशन बिजली का लॉस हमारे देश में होता है। यानी जो वर्ल्ड दुनिया का एवरेज है वो तो बहुत कम है, डेवलप्ड कंट्रीज है उसका भी एवरेज बहुत कम है, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनका भी एवरेज हमसे बहुत ही ज्यादा कम है। इतना ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस आज भारत का बिजली का हो रहा है। और ये कारण ये दिखाता है कि हमारे इतने पैसे और रिसोर्सेस हम वेस्ट हो रहे हैं। तो भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो हम जिस ईंधन और ऊर्जा के ऊपर डिपेंडेंट है वो ये सब सोर्सेस आपके सामने है। ये सभी सोर्सेस मैक्सिमम ये फॉसिल फ्यूल्स है। और इस एनर्जी सेक्टर को, ये सोर्सेस को अगर हम देखें तो कोयला सबसे पहला भारत के लिए आएगा, क्योंकि भारत में 44% कोयला एनर्जी और ऊर्जा उत्पादन देता है और दुनिया के लिए यही परसेंटेज 27 है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो दुनिया के लिए क्रूड ऑयल 33% है, तो भारत के लिए 24। क्रूड ऑयल का बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्टेशन में है। उसमें पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल से लेके सभी चीजें मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन के जाते हैं और बाकी इंडस्ट्रीज में। नेचुरल गैस, अभी हाल ही में कुछ दिनों से नेचुरल गैस की जो
जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में 21% नेचुरल गैस ऊर्जा और ईंधन को कंट्रीब्यूट करता है और भारत में ये संख्या 6% है। और नेक्स्ट है बायोमास। दोस्तों पूरी दुनिया में इस बायोमास का ईंधन के लिए जो उपयोग होता है वो 1% से कम है, लेकिन भारत में यही उपयोग अगर आप देखोगे तो भारत में 21% है। भारत में ईंधन और ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग बायोमास इतनी बड़ी संख्या में यानी 21%। अब इसके दो रेफरेंसेस निकलते हैं, दो चीजें इससे हमें समझती है। एक चीज क्या कि भारत इतना समृद्ध है ये रिसोर्सेस में, सबसे पहले तो कि अगर हम 21% ऊर्जा आज की तारीख में उनसे ले रहे बायोमास से, तो इसका मतलब इतना बायोमास, इतना प्रकृति का जो रिसोर्सेस है जो अपने देश में है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा क्या निकलता है इससे रेफरेंस कि हम जो भी जितने भी लोग ये सब काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आज बायोमास का उपयोग कर रहे हैं, उनको स्वच्छ ईंधन का एक्सेस नहीं है। तो ये दोनों चीजें समझ में आती है जब हम 21% से ज्यादा बायोमास एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है, पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी 6% कंट्रीब्यूट करती है पूरी जो दुनिया की जरूरत उसको मिटाने के लिए, और भारत में यही परसेंटेज है 1%। इसके आगे है हाइड्रो, जल विद्युत। अभी इस हाइड्रो पावर में अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 2% उसका कंट्रीब्यूशन है, भारत में भी 2% इसका कंट्रीब्यूशन है। और रिन्यूएबल जैसा हमने देखा कि पूरी दुनिया में 11% आज की तारीख में ये सोलर विंड ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईंधन और ऊर्जा की जरूरतों के लिए, और भारत में यही 1% है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम करोड़ों साल से जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, इस सस्टेनेबल अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, इनफैक्ट हमारी संस्कृति सभ्यता की शुरुआत होने के बाद भी सिविलाइजेशन के बाद भी पिछले 15,000 सालों से हम लोग जो कर रहे थे वो सब कुछ सस्टेनेबल था, और आज के तारीख में जो कर रहे हैं वो भी पिछले 200 सालों से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होकर अभी 200 साल भी नहीं हुए, 20 साल उसमें कम है। तो लेकिन इस 200 साल में पूरी दुनिया को बर्बाद हम लोगों ने किया। आज की तारीख में कई सारे जीव, वनस्पति, प्राणी हर दिन हमेशा के लिए लुप्त हो रहे हैं। जिस धरती के ऊपर करोड़ों साल से हो रहे हैं उसको हमने लुप्त किया है। ऐसी लेवल पे आज हम लोग दुनिया को लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी सिर्फ बाकी के जानवरों तक ये परिस्थिति नहीं है। अभी तक मनुष्य ने कभी भी इस पर्यावरण के बारे में सोचा नहीं। हमारे आजू बाजू इतने सारे जीव जो हमारे साथ इस दुनिया में रह रहे उसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन अभी तो परिस्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि हमें भी अभी आखिरी चेतावनी दी गई है। आईपीसीसी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 में, उन्होंने कहा ये फाइनल कॉल है, ये कोड रेड है, ये रेड अलर्ट है। अभी आज अगर हमने इस पे कुछ नहीं किया तो हम भी, पूरी मानव जाति भी पूरी तरह से निर्मूलन हो सकती है। और यही बदलना है, इसलिए हमने एमसीएल की स्थापना की है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम ये काम, तो मैं आपको बता दूं कि हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट सभी तरह के एनर्जी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हम शुरुआत कर रहे हैं अभी एमकोल, तो एमकोल की अगर बात करें तो एमकोल सभी तरह के एप्लीकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अभी आज की तारीख में जो भी इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से तैयार हो रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कोयले की वजह से तैयार हो रही है, उसको पूरी तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आज हमारे पास हमारे देश में कानून है कि 7 से लेकर 10% हमें उस कोयले में बायोकोल डालना है। लेकिन 10% की बात ही नहीं, 100% हम लोग एमकोल डाल सकते हैं और उससे ऊर्जा उतनी ही तैयार कर सकते हैं जितनी आज तैयार हो रही है। उसके अलावा नेचुरल गैस बेस्ड जितने भी पावर स्टेशन है, अभी मैक्सिमम जो नेचुरल गैस का जो उपयोग आज की तारीख में हो रहा है वो इसके लिए ही हो रहा है। वो ऊर्जा ये बिजली तैयार करने के लिए हो रहा है, गर्मी के लिए हो रहा है, और हर जगह जहां जहां नेचुरल गैस इस्तेमाल हो रहा है उसको 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे सैंपल के साथ। और ये लार्ज हाइड्रो प्लांट्स, ये जल विद्युत प्रकल्प, ये जो है दोस्तों जल विद्युत प्रकल्प से, ये बहुत बड़े बड़े विद्युत प्रकल्प होते हैं। जल विद्युत प्रकल्प वहां होते हैं जहां पहाड़ होते हैं, और इस पहाड़ों में से नदियां का अपना एक प्रवाह होता है, और वो नदी, उस नदी का जो नेचुरल उसका जो प्रवाह है
उसको रोक के हम डैम का निर्माण करते हैं, और डैम का निर्माण करके फिर वो जल विद्युत उस पानी को एक जगह से निकाल के उस पानी की शक्ति से टरबाइन घुमाते हैं और एनर्जी निर्माण करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। दोस्तों, जहां जहां पूरी दुनिया में ये प्रोजेक्ट है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट्स का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बिजली के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली का निर्माण होता है, 15% बिजली आज निर्माण हो रही है हाइड्रो प्रतिशत दुनिया के लिए। और भारत की बात करें तो भारत में जितनी भी ऊर्जा तैयार होती है, जितनी भी बिजली तैयार हो रही है, उस बिजली के लिए ये जल विद्युत प्रकल्प जो है वो 12% बिजली बना रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो पहाड़, ये जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, जहां से ये नदियां निकलती है और जहां ये प्रोजेक्ट जाते हैं, ये इकोलॉजिकली पर्यावरण दृष्टि बहुत ही संवेदनशील ऐसी जगह है। यहाँ बहुत बड़े मात्रा में बायोडायवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, वनस्पतियां रहती है। इन सबको हम तोड़ मरोड़ के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब भी हम ये प्रकृति ने तैयार की हुई परिस्थिति है, ये इकोसिस्टम है, पर्यावरण सब कुछ है, उसको हम अपने इस चीज के लिए डिस्टर्ब करते हैं, तो शायद आपको पता नहीं, आज की तारीख में 67% जो जीव फ्रेश वाटर में थे वो लुप्त हो चुके हैं। और हम हमारे देश की बात करें तो ये सभी प्रोजेक्ट एक तो हिमालयज में है, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में है। और यही प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट का ही इफेक्ट है कि जो जोशीमठ में हुआ, बार बार हो रहा है, हर साल उत्तराखंड में कुछ ना कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ बिल्कुल कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। जितने भी दुनिया के जितने भी जाने माने साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कि ये बड़े जो जल विद्युत प्रकल्प ये होने ही नहीं चाहिए। ये जल विद्युत प्रकल्प वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मध्यम और विशाल। अगर हमें जल विद्युत प्रकल्प करने ही है तो लघु करने हैं, स्मॉल करने हैं, कि जहां विद्युत जनरेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 100 किलोवाट तक है। लेकिन हम ये मध्यम और विशाल बिल्कुल करने नहीं चाहिए, जबकि हम विशाल ये सब कर रहे हैं। अगर एमकोल के साथ बिजली हम लोग पर्याप्त क्वांटिटी में तैयार करें तो हमें कोई जरूरत नहीं ये जल विद्युत प्रकल्प करने की। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी पूरी दुनिया के लिए जितनी भी बिजली बनती है ना, 10% आज की तारीख में बन रहे न्यूक्लियर एनर्जी से। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी उसमें शक्ति इतनी है, हमें पता है। हमें पता है कैसे 1 सेकंड से इतनी सब बर्बादी अगर होती है तो कितनी पावर, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा है उस न्यूक्लियर में। लेकिन दोस्तों, उसकी दूसरी साइड भी है ना। इसी न्यूक्लियर एनर्जी का अगर कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, या जहां आप ये काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को भी, पावर प्लांट को भी अगर कुछ गलत, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ एक्सीडेंट होता है, तो पूरा आजू बाजू का पर्यावरण, कितने सारे लोग, वो देश पूरा बर्बाद होता है। और बार बार देख रहे हैं हम लोग, नहीं हम लोग रिस्क ले सकते आज की तारीख में तो। लेकिन न्यूक्लियर पावर को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आई मीन, 2 देशों के बीच में अगर कुछ झगड़ा हो, 2 देशों के बीच में तनाव अगर तैयार हो, तो 2 देश एक दूसरे को धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका मतलब सोचते नहीं कोई। जो भी न्यूक्लियर पावर पे बिजली बना रहा है वो उसके साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है, और ऐसे धमकी देते हैं एक दूसरे को जैसे वो पूरी ऐसे आजू बाजू 1000 पृथ्वियां घूम रही है और कोई चिंता नहीं हमें इस पृथ्वी। तो हमें कंपलसरी इसको बंद करना चाहिए, और इसका भी सोल्यूशन एमकोल के ऊपर है। तो 100% जो पावर जनरेशन है, जो बिजली चाहिए दुनिया के स्तर पर भी, भारत के स्तर पर भी, 100% बिजली हम अपने इस एमकोल से बना सकते हैं। दूसरा है कुकिंग फ्यूल। अभी कुकिंग फ्यूल हमारे देश में 43% हाउस होल्ड, 43% परिवार ऐसे है कि जो बिजली के लिए बायोमास का उपयोग करते हैं। इसलिए बायोमास का उपयोग इतना ज्यादा है। इसलिए पूरी ऊर्जा में 21% क्यों है? क्योंकि उनके पास नहीं है बिजली के, ये कुकिंग के लिए जो ईंधन चाहिए वो नहीं है स्वच्छ, और बाकी का ऑफकोर्स है एलपीजी। लेकिन इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी इस एमकोल के साथ। ये स्टोव जो आप देख रहे हैं, ये स्टोव एमकोल पे चलने वाले स्टोव है। वो वैसे ही स्वच्छ, जैसे ही आज आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हो और जिस तरह से आपको ऊर्जा मिलती है वैसे ही ऊर्जा देंगे वो। बहुत ही सुरक्षित,
जैसी, और अगर आप ये भी देखोगे फ्यूल ईंधन, वो भी कितना सिंपल और कितना सुरक्षित है। यानी आप अपने गेहूं चावल जैसे अपने उसको रसोई में रख सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ घरेलू नहीं, तो बड़े बड़े जो कमर्शियल लेवल्स है, यानी बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जहां बड़े स्केल पे आपको खाना पकाना होता है, वहां भी बड़े स्टोव हम तैयार कर सकते हैं जो एमकोल के ऊपर। दोस्तों 13-14 साल पहले भारत पेट्रोलियम ने, ये जो परिस्थिति आज इतनी है 43%, तो 13-14 साल पहले और ज्यादा था। तो सॉरी, भारत पेट्रोलियम नहीं, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 14 साल पहले इसी एक CSR एक्टिविटी करके लाखों लोगों को ऊर्जा करके एक स्टोव दिया था। कौन सा स्टोव? जो बायोकोल पे चलेगा, जो बायोमास पिलेट पे चलेगा। लाखों 2009-2010 की बात है, तब उन्होंने ये सब चूल्हा दिए थे और कहा था कि आप बायोमास का उपयोग मत करो, इसका उपयोग करो, क्योंकि हमें पता है कि इस बायोमास का उपयोग करने के बाद इस धुएं की वजह से आज हमारी महिलाएं, माताएं, उनके बच्चे कितने अफेक्ट होते हैं, कितनी उनकी बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए उन्होंने दिया, और ये तब से प्रचलित है, सबको पता है कि ऐसे स्टोव होते हैं जो स्वच्छ ईंधन हमें प्रदान कर सकते हैं, जिससे आराम से अच्छी कुकिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पूरे देश में प्रॉब्लम किसकी है? ईंधन की। ये जो एमकोल हम बना रहे हैं, बायोकोल, ये सबका सोल्यूशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको हमने चूल्हे तो दे दिए, लेकिन ईंधन कहां से आएगा? और एमसीएल सबसे, अभी एमसीएल जब ये एमकोल का निर्माण करेंगे तो सभी चाबियां हमारे हाथ में रहने वाली है। दोस्तों इंडस्ट्रियल फ्यूल भी जो है, इंडस्ट्रियल फ्यूल को भी बहुत आसान है कि आप अपना एफओ फर्नेस ऑयल छोड़ो, एलडीओ छोड़ो, डीजल छोड़ो और एमकोल पे ऊपर शिफ्ट हो जाओ। कोई बड़ी, ये सभी दुनिया जानती है कि ऐसा आराम से हो सकता है। ये भी हम कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। और हर कोई जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला आज का फ्यूल है, इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है, अब ये फर्नेस ऑयल बहुत मैक्सिमम स्केल में उसका उपयोग होता है, क्योंकि वो उससे सस्ता है डीजल से वगैरह। लेकिन बहुत ज्यादा वो गंदगी, बहुत ज्यादा पोल्यूशन वो करता है। 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एमकोल के ऊपर। इतना ही नहीं, डीजल जनरेटर्स, अभी कई सारे ऐसे प्रेमाइसेस है, प्लेसेस है कि जहां कंटिन्यूअस उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगता है और वो नहीं होता। अभी हॉस्पिटल है जहां आईसीयू होता है, वहां लगता है। कई ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है कि जहां कंटिन्यूअस उनको सप्लाई लगता है, और हो सकता है कि वो सप्लाई उनको मिलता नहीं हुआ, तो उनके यहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, बड़े छोटे जनरेटर्स हर जगह होते हैं, डीजल के ऊपर उसको जिसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो बिजली तैयार करते हैं। दोस्तों ये सभी जनरेटर्स हम एमकोल के ऊपर तैयार कर सकते हैं। ये जो जनरेटर्स आप अभी पिक्चर में देख रहे हो, ये सभी एमकोल के जनरेटर्स हैं। एमकोल के ऊपर काम करने, एमकोल से हम लोग बिजली तैयार करने वाले जनरेटर्स। इसका क्या कारण है कि ये बहुत आसान है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि अगर हमें कुकिंग सिस्टम सब लाना है एमकोल के ऊपर, ये आसान है। कई सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे ये सब काम करने के। इंडस्ट्री का जो भी ईंधन आज इस्तेमाल हो रहा है, उसको अगर एमकोल के ऊपर शिफ्ट होना, ये भी आसान है। बहुत सारे वेंडर्स आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी ये आपको देंगे। डीजल जनरेटर्स का वो सब आसानी, ये इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा साल, अनेक दशक सिर्फ और सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से लेके इतने सारे दिन जो है, इतने सारे जो साल है, दुनिया ने सिर्फ कोयले के ऊपर काम किया है। इंडस्ट्रियल फ्यूल में कोयला था, रेल को चलाने वाला कोयला था, कुकिंग के लिए कोयला था, हर चीज, बिजली तैयार करने के लिए कोयला था, हर चीज के लिए कोयले का इस्तेमाल किया। ये जो जिस इक्विपमेंट मशीनरी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, वो बहुत साल से वो इस्तेमाल की गई है। ये क्रूड ऑयल की एंट्री तो बाद में हुई बहुत, जब इंटरनल कंबशन इंजन आया तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होने लगा, और बाद में अभी हो रहा है कि उससे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्रूड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए होने लगा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल, इससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, इंटरनल कंबशन इंजन है, जेट फ्यूल उसके लिए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो इस क्रूड ऑयल से इतने सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जितने भी रिफाइनरीज आप देखते हो ना, मैक्सिमम रिफाइनरीज आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, क्योंकि आज हमारी
पूरी दुनिया बन चुकी है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। सुबह जिस ब्रश के साथ आप ब्रश करते हो, पेस्ट का जो केमिकल है, उससे लेके रात को जिस बेड पे आप सोते हो, जो कंबल आप लेते हो, ये सब कुछ बना है आज की तारीख में पेट्रोकेमिकल से। इतने प्रोडक्ट्स आज बनते हैं। तो ऐसी क्रूड ऑयल की शुरुआत हुई। इस तरह से पेट्रोलियम चीजों का अभी हमारा उपयोग बढ़ रहा है। तो बात यह है कि अगर जब ईंधन और ऊर्जा की बात आती है, तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोल अभी तक प्ले किया किसने? कोयले ने। और इसलिए सभी जो एप्लीकेशन है इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग हमारे एमकोल के साथ। और जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो हम ये बायोमीथेन के जो प्रोजेक्ट्स है, बायोफ्यूल स्टेट के जो प्रोजेक्ट है, इससे हम ये मीथेन बनाएंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बायोमीथेन एक ऐसी चीज है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बाकी सभी इस पेट्रोल डीजल से बहुत ज्यादा है। बायोमीथेन ऐसी चीज है कि जो अभी गैस में आपको पता है कि हम लोग उसका सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुकिंग के लिए बाकी सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर उसको लिक्विफाई करें, ये बायोमीथेन को अगर हम लिक्विड में, द्रव रूप में उसको कन्वर्ट करें, तो 600 किलो बायोमीथेन स्टोर करने के लिए कितनी जगह लगेगी, कितना बड़ा सिलेंडर लगेगा, जो भी कुछ है 600 किलो। लेकिन उसको जब आप लिक्विफाई करोगे तो उसका 1 किलो बनता है। 600 किलो बायोमीथेन जब लिक्विफाई करते हैं, उसको द्रव रूप करते हैं, तो 1 किलो बनता है। आने वाले दिनों में जेट फ्यूल, ये जहाज, पानी के जहाज, बड़ी बड़ी जो बसेस जो पूरे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती, ये सभी हमारे इस लिक्विड मीथेन पे चलेंगे, एलएनजी पे चलेंगे। ये सब प्रोजेक्ट हम लोग लेके आएंगे। तो दोस्तों अभी तो क्या है कि अभी आपने शायद आपको लगा होगा कि ये तो हम जानते हैं या हमने अभी तक पढ़ा है, समझा है कि एमकोल इतने सब काम कर सकता है। लेकिन हम क्या करें आज की तारीख में, हमें किसके ऊपर फोकस करना है? तो आज इस वेबिनार का जो उद्देश्य वही है